तो इस सीरीज के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। टॉपिक चला जनरल साइंस, जिसमें हमने लेक्चर 1, 2, 3 ऑलरेडी कर लिया है। कुछ डिटेल मेरे बारे में होपफुली आपको पता हो, नहीं तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इसलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये आपके सामने, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज, ऐसा क्यों? तो देखो, किसी भी प्लेनेट का एटमॉस्फेयर होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज़्यादा जरूरी है ग्रेविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेनेट। हमारे अर्थ पे ग्रेविटी है ना, इतनी स्ट्रांग है कि वो जो एटमॉस्फेयर है उसको होल्ड करके रखता है। वहीं पे मून की जो ग्रेविटी है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, दैट्स वाई वहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इसका करेक्ट जवाब है कि एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी वही होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके एटमॉस्फेयर ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाए, है ना, उसको क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। अब गैस मॉलिक्यूल ऑन इट्स इज लेस देन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हियर, इस वजह से क्या है, वो एस्केप कर जाती है, वहां पे रहती है। ठीक है, क्या एटमॉस्फेयर नहीं रहता। ओके, तो इट हैज वेरी बिग ग्रेविटी। सारा कुछ समझा ही दिया, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज रहने दो, है ना। अब देखो वहां पे क्या है कि जो उसका एस्केप वेलोसिटी है लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है, जबकि आरएमएस वेलोसिटी ऑफ दैट गैस मॉलिक्यूल वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा है। इस वजह से जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वहाँ का टेम्परेचर मून का -155 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल बिकम मोर दैन एस्केप वेलोसिटी, है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। इसलिए जो आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल इज मोर देन द एस्केप वेलोसिटी। ये तो चलो बता ही दिया। इस वजह से अगर आरएमएस स्पीड ज्यादा है मॉलिक्यूल का तो क्या करेगा, एस्केप कर जाएगा, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी कम है। इसलिए कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है कहाँ, मून पर। अगला है व्हेन आइस मेल्ट्स देन वॉल्यूम इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, मास इंक्रीज करता है, मास डिक्रीज करता है। देखो मास जो है सेम रहता है, इसको बारे में नहीं कह सकते। अब बात करते हैं वॉल्यूम का। देखो जो डेंसिटी है ना, तो डेंसिटी आइस का जो है कम होता है वाटर से। क्यों? क्योंकि वाटर का लगभग 1 होता है, 1 cc, और इसका 0.91 लगभग होता है। ठीक है, तो इसलिए वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि आइस जो है लेस डेंस होता है बिकॉज ऑफ स्पेसेस बिटवीन देम, है ना। आइस के अंदर बहुत सारा स्पेस होता है खाली, इसलिए वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो है, माफ कीजिएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि डेंसिटी कम है तो इसलिए वॉल्यूम डिक्रीज होगा। मास सेम रहता है, दिस इज बिकॉज आइस इज लेस डेंस देन दी वाटर, सो इट occupies more space than the same amount of water. डेंसिटी ऑफ आइस लगभग इतना है। ये क्या है, गीगा टन पर किलोमीटर क्यूब है ना। तो इसको अगर कन्वर्ट करें तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 916.7, ये हो जाएगा, हाँ क्या है, गीगा है तो केजी पर मीटर क्यूब, हाँ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें तो 1 गीगा टन पर किलोमीटर क्यूब होता है, जो कि लगभग आता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ओके, therefore ice melts, it contracts and take up less volume, but the number of molecule and the total mass do not changes. ठीक है, अगला है in an earthen pitcher, मतलब पॉट होता है ना, घड़ा घड़ा, तो वाटर रिमेन्स कोल्ड ड्यू टू प्रोसेस ऑफ, तो वहां पे प्रोसेस होता है इवेपोरेशन। कैसे होता है ध्यान से समझो। एक घड़ा बनाते हैं पहले, वाह क्या बात है, बढ़िया घड़ा बन गया। ओके, तो देखो क्या होता है कि घड़े में ये छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स होते हैं, और ये बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स जो है ना पानी को इवेपोरेट कराते हैं। जो पानी है, ठीक है, इवेपोरेट करता है। इवेपोरेट कैसे होता है, वाटर जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको क्या चाहिए, उसको हीट चाहिए, और वो हीट कहाँ से लेता है, अंदर वाले पानी से लेता है। अब अंदर वाले पानी से अगर हीट जो है, अंदर वाला पानी अगर हीट लूज करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ठंडा ही होगा ना। तो दैट्स वाई ये छोटे छोटे पोर की वजह से, है ना, ये पोरस होता है मटका, जिस वजह से पानी इवेपोरेट करता है और अंदर वाला पानी ठंडा होता है, कूल होता है, बिकॉज इट लूजेस हीट। और हीट किस में लूज हो रहा, इस पानी को इवेपोरेट कराने में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोर्स। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो इसका करेक्ट जवाब होगा इवेपोरेशन। कंडेंसेशन क्या होता है आपको पता है क्या, कि जब वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर पार्टिकल कंडेंसेट होकर लिक्विड बन जाए तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन क्या है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना, फॉर एग्जांपल कैंपर, एथिलीन, बॉल्स एक्सेट्रा। तो तीनों चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया, होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर, चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आई थिंक कि समझ में आ ही गया होगा, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज्ड टू मिनिमाइज मायोपिया। मायोपिया को ही नियर साइटनेस बोलते हैं। क्या, नियर साइटनेस। अब नियर साइटनेस का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, अगर हिंदी में आप जानना चाहो, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो निकट के लिए हमेशा कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस, अवतल लेंस। ठीक है,
अवतल लेंस यूज करते हैं, बात करते हैं सर होता क्या है समझा दीजिए। तो देखो निकट दृष्टि दोष या फिर नियर साइटनेस में हमें नियर की मतलब पास की चीजें तो एकदम क्लियर दिखाई देती है, बट दूर की चीजें जो है ब्लरी दिखाई देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इमेज है ना वो रेटिना पे ना बन के कहाँ पे बन जाता है, उससे पहले बन जाता है। देखो सारा कुछ समझाते हैं। नॉर्मल आइज के लिए क्या हुआ कि रेज आई इंसिडेंट हुई है ना, ये हमारे आई के लेंस के थ्रू आते हुए कहाँ पे, रेटिना पे उसका इमेज बन गया। लेकिन ये क्या है, नॉर्मल आई के लिए शार्प इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, अगर इन्फानाइट पे है तो वहाँ पे इमेज बनता है, कहीं पे भी हो ऑब्जेक्ट उसका इमेज कहाँ पे बनता है, रेटिना पे। लेकिन अगर किसी को मायोपिया है, नियर साइटनेस है ना, निकट दृष्टि दोष है, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ना वो कहाँ पे बन जाता है, वो पहले ही बन जाता है ना, रेटिना से पहले ही बन जाता है। इसलिए दूर की ऑब्जेक्ट जो है कैसी दिखती है, ब्लरी दिखती है, शार्प नहीं दिखती। तो हम क्या करते हैं, एक कॉन्केव लेंस लेते हैं, उसको चश्मा है ना लगा देते हैं। अभी चश्मा क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट का इमेज है ना उसको रेटिना पे बना देता है। इसीलिए जब आप जाओ डॉक्टर के पास तो पूछता है ये देखो कहाँ तक दिख रहा है, कहाँ तक नहीं दिख रहा है, तो वो डिस्टेंस देखता है कि हाँ कहाँ तक आपको दिख रहा, कहाँ के बाद एकदम नहीं दिख रहा या ब्लरी हो जा रहा, उसके हिसाब से कितने फोकस का है ना लगाना है चश्मा, ठीक है, वो डिसाइड करता है। फिर आपको जैसे अवतल लेंस मतलब कॉन्केव लेंस लग जाता है, इमेज रेटिना पे बन गया, आपको शार्प इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। ओके, रेटिना ऑफ द आईज इज कंपेरेबल टू दी विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ ट्रेडिशनल कैमरा। जो रेटिना है ऊपर जो हमने बात किया जहाँ पे इमेज बनता है, अगर उसको ट्रेडिशनल कैमरा से कंपेयर करें तो किसके इक्विवेलेंट है वो, तो करेक्ट जवाब है फिल्म के इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों का काम सेम ही होता है ना। Just as the film in the camera captures and record incoming light to create an image, the retina in the eye receives and processes light signals, ultimately transmitting them to the brain for image formation. Both the retina and film play similar roles in capturing visual information and converting it into usable images या फिर photographs. अगला है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है चारों में से। तो देखो क्या होता है, ध्यान समझो। जो हमारा आउटर कोर है ना, क्या आउटर कोर, आपको पता है आउटर कोर में क्या है, लावा है। लावा एक्चुअल में क्या है, मोल्टेन लावा, मतलब जितने भी मेटल हैं वो पिघले हुए फॉर्म में रहते हैं। आपको पता है बचपन में पढ़ा है कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे तो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यही चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में हो गया, मूव करने लगा, तो क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी जो अर्थ है उसका मैग्नेटिक फील्ड इसी मोल्टेन लावा के मूवमेंट की वजह से, जिसको क्या बोलते हैं, करंट्स। क्या बोलते हैं इनको, मोल्टेन लावा के मूवमेंट को करंट्स बोलते हैं। तो करेक्ट जवाब हो गया इन चारों में से करंट सर्कुलेटिंग इनसाइड द कोर ऑफ आवर अर्थ। ठीक है, ये मेन रीजन है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमें प्रिवेंट करती है फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम स्पेस। और इस फिनोमिना को जिसमें करंट मूव करती है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जियो डायनोमो बोलते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है पोल पे, सबसे कमजोर होता है हाँ इक्वेटर पे। और इसका जो पोलैरिटी है ना वो चेंज होता रहता है मिलियंस ऑफ ईयर के बाद। ठीक है, कई बार चेंज हो चुका है। पोलैरिटी चेंज होने का मतलब नॉर्थ साउथ बन जाता है, साउथ नॉर्थ बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके सामने। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर एडिबल पार्ट्स व्हिच पार्ट इज नॉट करेक्टली मैच। करेक्टली मैच नहीं है। तो ओनियन देखो फ्लेशी लीव है, पोटैटो रूट्स नहीं है। क्यों नहीं है समझो, उसको कुछ तो और बोलते हैं, अभी देख के बताते हैं, डोंट वरी। तो करेक्ट जवाब इसका सी है कि पोटैटो रूट्स नहीं होता बल्कि टेबुलर होता है कुछ तो, हाँ ट्यूबर, माफ कीजिएगा ट्यूबर। एडिबल पार्ट ऑफ द पोटैटो प्लांट इज द अंडरग्राउंड स्टेम, जिसको ट्यूबर बोला जाता है। पोटैटोज आर ट्यूबरस वेजिटेबल एंड देयर एडिबल पोर्शन इज द swallowed underground storage stem that stores nutrients for the plants. Next है, if somebody stop taking green vegetable he will suffer from night blindness। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि देखो विटामिन ए की कमी की वजह से होता है, ये तो सबको पता है, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स में ये थोड़े ना वो मिलता है केवल विटामिन ए, वो तो बाकी चीजों में मिलता है, जैसे कि फिश में, मिल्क प्रोडक्ट में, एक्सेट्रा में, राइट। तो इसलिए पहला जवाब गलत हो जाएगा। आंसर आ गया आपका सी की पहला, एसेशन गलत रीजन से। ही विल सफर फ्रॉम विटामिन ए डिफिशियंसी, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल में क्या होता है, विटामिन ए होता है। विटामिन ए कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम द अदर सोर्सेज, जैसे कि लीवर, डेयरी प्रोडक्ट्स और फोर्टिफाइड फूड्स में भी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी की वजह से होता है, हमने देख लिया। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हीलियम जो है प्रिपेयर किया जाता है हाइड्रोजन की जगह इन एयर बलून, क्यों? देखो हाइड्रोजन जो है ना वो इनफ्लेमेबल गैस
है ना। अगर इनफ्लेमेबल है तो खतरा होता है कि अगर अगर बलून फटा या फिर किसी वजह से आग पकड़ लिया तो सब लोग स्वाहा, समझ रहे हो। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हीलियम गैस यूज किया जाता है, जो कि एक इनर्ट गैस है, ना तो इनफ्लेमेबल है और हल्की भी है, ठीक है। इस वजह से यूज किया जाता है हीलियम गैस। तो ऑप्शन देखो कौन सा है अभी, चीपर है, डेंस है, नहीं, ग्रेटर लिफ्टिंग पावर है, बिल्कुल नहीं, डज नॉट फॉर्म एन एक्सप्लोसिव, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। होपफुली सारा कुछ बता ही दिया, तो इसलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, करेक्टली मैच नहीं है। नॉट मेजर ऑफ स्पीड ऑफ शिप, बिल्कुल, क्या नॉटिकल माइल पर आवर, क्या नॉटिकल माइल पर आवर, नॉटिकल माइल पर आवर को ही नॉट बोला जाता है। नॉटिकल माइल क्या होता है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, नेविगेशन में अभी हमने ऊपर देख लिया है ना। नॉटिकल माइल क्या है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस है नेविगेशन में। एंगस्ट्रॉम की बात करें तो यूनिट ऑफ वेवलेंथ है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर के इक्विवेलेंट होता है। लाइट ईयर की बात किया जाए तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट टाइम है, बिल्कुल नहीं। एक आई थिंक उसमें पूछा था, केबीसी वाले में भी पूछा था कुछ तो ऐसा क्वेश्चन, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम, नहीं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ होता क्या है समझो, लाइट ईयर होता है स्पीड ऑफ नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। अब इसको 1 साल से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ये सेकंड में है स्पीड, इसलिए हमें टाइम भी सेकंड में लेना पड़ेगा। अरे ऐसे समझो ना, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड तो हमने ले लिया किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो टाइम को भी तो सेकंड में लेना पड़ेगा। तो 1 साल में कितने दिन, 365, 1 साल में 365 दिन, और एक दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वो हो जाएगा 1 लाइट ईयर, जो कि लगभग 10⁻15 ऑर्डर का आता है। कितना, मीटर, हाँ मीटर। तो ये 1 लाइट ईयर के इक्विवेलेंट होगा, जो कि है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, बिल्कुल जो सही जवाब, शाबाश। अच्छा, एक नॉटिकल माइल की बात किया जाए तो 1.85 किलोमीटर होता है, ठीक है, नॉटिकल माइल की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ आइस कलेक्ट्स इन द फ्रीजर द कूलिंग इन द रेफ्रिजरेटर इज अफेक्टेड एडवर्सली, बिल्कुल सही है। आइस जो है पुअर कंडक्टर है, एकदम सही। अब क्या होता है समझो, बोला आइस कलेक्ट्स इन द फ्रीजर द कूलिंग इन द रेफ्रिजरेटर अफेक्टेड एडवर्सली, एकदम सही जवाब है। देखो, जो फ्रीज है ना आपका, जब उसको आप ओपन करते हो तो जो बाहर की हवा है वो अंदर चली जाती है। अब हवा तो अंदर चली गई, अब वहां पे टेम्परेचर क्या है, कम है। अब ये हवा के मतलब एयर मॉलिक्यूल है ना। अब क्या होगा कि ड्यू टू लेस टेम्परेचर ये जो पार्टिकल है, मॉलिक्यूल है, क्या होगा, कंडेंसेट होगा। कंडेंसेट होके क्या बना लेगा, वो बर्फ, ठीक है, आइस बन जाएगा। अब आइस जो है एक पुअर कंडक्टर ऑफ क्या है, हीट है। इसीलिए ये जो कूलिंग इफेक्ट है हीटर को, फ्रीजर को, उसको क्या करेगा, इम्पेक्ट करेगा। Ice is a poor conductor of heat. Ice acts as an insulator, preventing heat from escaping from the freezer. This causes the compressor to work harder and longer to maintain the desired temperature, which increases the energy consumption or wear and tear of the refrigerator. ये सारी दिक्कतें इससे हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन है कि एलएम इज अप्लाइड टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम गट्स, सही है। ब्लड एक कोलाइडल सिस्टम है कंटेनिंग कोलाइडल पार्टिकल। एल्यूमिनियम आयंस ऑफ एलएम जो है हैव हाई कोगुलेटिंग पावर, सो द ब्लड गेट्स कोगुलेटेड, एकदम सही है। क्या करना है आपको, असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही है और करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो आई थिंक कि इसका जवाब ही बताने के अलावा और कोई वो नहीं है, क्योंकि सही सही एकदम एक्सप्लेन कर रहा है ना, सिंपल लैंग्वेज में। इसलिए आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला लिटमस द एसिड बेस इंडिकेटर ऑब्टेन किया जाता है लाइकन से। लाइकन क्या है, फंगस है ना। एल्गी और फंगस दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशन है, और इसी से हम क्या करते हैं, लिटमस को ऑब्टेन करते हैं, जो कि एक एसिड बेस इंडिकेटर है, बताता है कि एसिड है या फिर बेस है। देखो, वाटर सॉल्युबल है लिटमस, डिफरेंट डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन, जो कि सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ बोथ फंगाई और एल्गी, फाउंड वर्ल्ड वाइड इन various habitat. These lichens play a crucial environmental role, किसमें, breaking down rocks और creating soil। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्या है, फंक्शन है किसका, लाइकन का, ठीक है। Litmus is derived from the lichen through a process involved boiling them in water and extracting the dye with chemicals resulting in litmus powder। अगर हम बात करें, ये जो एसिड बेस इंडिकेटर है, ये जो रेड लिटमस पेपर होता है ना, उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है कौन, बेसिक सोल्यूशन। वहीं पर ब्लू को किसमें, रेड में कन्वर्ट कर देता है एसिडिक सोल्यूशन। बेसिक चीज है, क्लास 10 में पढ़ते हैं, 9th में, होपफुली पता हो, नहीं पता हो तो अभी हमने सीख ही लिया।
अगला है एटमॉस्फेयर एक्सर्ट इनॉर्मस प्रेशर ऑन अस बट वी डू नॉट फील इट। क्यों? क्योंकि हमारी जो रगों में खून बह रहा है ना, तो कोई भी चीज़ जब मूव करती है तो प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो जो हमारा ब्लड है फ्लो कर रहा है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता और हम मस्त तरीके से घूमते फिरते रहते हैं। वहीं पे जब हम पहाड़ों में है ना, कहाँ पे पहाड़ों में जाते हैं मतलब हाइट पे जाते हैं, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिस वजह से हमें क्या लगता है, अनइजीनेस लगता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ये हो गया। बाकी अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा देख लेंगे, वो सारा कुछ बता ही दिया मैंने, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है, जैसे कि जब पर्सन जो है हायर एल्टीट्यूड या एक्सपीरियंस करता है चेंज इन वेदर, बॉडी जो है कुछ टाइम उसको चाहिए होता है एडजस्ट करने के लिए, है ना, न्यू कंडीशन को। सडन ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन कॉज वेरियस सिम्टम्स, जैसे कि हेडेक, नोसिया, डिजीनेस, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सारी दिक्कतें हो सकती है। These symptoms are due to the lower oxygen level and the swelling of the tissues in the lungs and brain. A sudden increase in atmospheric pressure can also affect the body, जैसे कि by worsening arthritis, pain या फिर causing sinus infection. These symptoms are due to the change in the joint fluid या फिर air pressure in the sinuses. नेक्स्ट है क्वेश्चन, फिशेस सर्वाइव अंडर द फ्रोजन लेक। क्यों? अरे भाई फ्रोजन लेक है ना, सरफेस उसका क्या होता है, फ्रोजन होता है, जो बॉटम है ना वहाँ पे अभी भी लिक्विड रहता है, मतलब वाटर जो है लिक्विड फॉर्मेट में रहता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि आइस जो है बेड कंडक्टर ऑफ हीट है। डेट्स भाई एटमॉस्फेयर के लोअर टेम्परेचर को नीचे पेनिट्रेट नहीं करने देता, वहीं पे रोक लेता है, और नीचे का पानी क्या रहता है, गर्म रहता है एज कम्पेयर टू सरफेस वाटर। ठीक है, मतलब सरफेस आइस। तो फिशेस हैव हॉट ब्लड? नहीं, फिशेस आर इन हाइबरनेशन। वो कब से करने लगी? गलत। वाटर डज नॉट फ्रीज नियर बॉटम, बिल्कुल सही। जो ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, सारा कुछ वही है। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एज वाटर कूल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस इट बिकम लेस डेंस और राइजेस टू द सरफेस। दिस इज वाई आइस फ्लोट करता है वाटर पे, और वाटर एट द बॉटम ऑफ द लेक remains at 4 degrees Celsius even if the surface of lake freezes over. This allows fishes to survive under the ice. साथ में फिशेस जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, इसका मतलब होता है कि देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, और वो अलाउ करता है फिशेस को सर्वाइव करने में कोल्ड वाटर में भी। लेकिन फिशेस वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव द वाटर एट द बॉटम ऑफ लेक फ्रोजेस, है ना। अगर वो फ्रोज कर जाएगा बॉटम में भी पानी तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ फिशेस ऑल्सो हैव अ नंबर ऑफ अदर एडाप्टेशन दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन कोल्ड वाटर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे फिशेस के पास थिक लेयर ऑफ म्यूकस होता है जो उन्हें हेल्प करता है टू इंसुलेट देयर बॉडी। फिशेस ऑल्सो हैव अ स्पेशल प्रोटीन इन देयर ब्लड जो प्रिवेंट करता है ब्लड फ्रॉम फ्रीजिंग से। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चन थे इस पूरे लेक्चर में। होपफुली आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा और मजा भी आया होगा। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में आगे बढ़ गया हूँ तो डोंट वरी, नोट्स में आपको टेलीग्राम चैनल में मिल ही जाएगा, एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो। बट होपफुली मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कराए होंगे। जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है आज के लिए है कि डोंट लेट व्हाट यू कांट डू या डोंट लेट व्हाट यू कांट डू इंटरफेयर विथ व्हाट यू कैन डू। तो यही है कि उन सब चीज़ों में ना पड़ो, है ना, कि जो आपको मत्थे नहीं पड़ती, नहीं समझ आती। ठीक है, कम से कम वो तो कर सकते हो ना जो आपको समझ आता है, जिसमें आप बेहतर हो, है कि नहीं। तो उस पर्टिकुलर काम में पढ़ो जो आप कर सकते हो, और जो चीज़ें आपको लगता है कि नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, उसको साइड में करो, इंटरफेयर ना करो, लेकिन कम से कम जो चीज़ों में आप बेहतर हो उसमें बहुत ही बेहतरीन बन तो सकते हो ना। तो ये कहना है जॉन वुडेन साहब का। होपफुली आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।